काव्या, ड्यू टू द ट्रिप डिड यू मिस एनी क्लास? कि क्लासेस सारा किए? परफेक्ट. तो एक बार बात कर लेते हैं दैट व्हाट ऑल वी हैव डन टिल नाउ, बिकॉज विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर टुडे कॉल्ड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. सो वी स्टार्टेड विथ डिमांड. समृद्धि, एक फास्ट रिविजन चाहिए मेरे को आपसे. डिमांड में सबसे पहले हमने क्या बोला था? डेफिनेशन. क्या होता है डेफिनेशन? ability at a particular price for a particular period of time. So 4 elements were required. Then we did what? Types. सिर्फ हेडिंग वाइज बताइए क्या क्या टाइप्स थे? इंडिविजुअल एंड मार्केट, जॉइंट डिमांड, डिराइव डिमांड, एक्स एंटी, एक्स पोस्ट, कॉम्पोजिट एंड कंपेटिटिव. सब्स्टिट्यूट का. अग्रीड? याद है? थोड़ा सा पूछा करेंगे हम, तो रिवाइज करके आना है. ठीक है. फिर हमने बात किया था फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड में, जिसको 2 पार्ट में तोड़े थे. काव्य, अदर्स में क्या क्या था? टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, साइज एंड कॉम्पोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, गवर्नमेंट पॉलिसी और कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज, क्लाइमेटिक फैक्टर्स. फिर हमने बात किया था कृतिका, रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. क्या थे? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, लॉ ऑफ डीएमयू, नंबर ऑफ यूजेस, नंबर ऑफ बायर्स. क्या हुआ आज स्कूल में? आप गए नहीं थे तो आपको पता कैसे नहीं है? ठीक है. इसके बाद हमने बात की थी एक्सेप्शंस. शिवांश, 2-3 एक्सेप्शंस बताइए. देखिए, ऐसा नहीं चलेगा. हाँ, अगर आप पुराना टॉपिक भूल जाएंगे, नया टॉपिक करके कोई फायदा नहीं है. सो पुराना टॉपिक हाथ में रखना होगा. आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील, गिफिन गुड्स, वेबलन इफेक्ट, इमरजेंसीज, फर्दर एक्सपेक्टेशंस, नेसेसिटीज. यहाँ चेंज इन फैशन. फिर हमने किया था लास्ट पॉइंट, मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट. मूवमेंट किसकी वजह से होता है? प्राइस. एंड शिफ्ट किसकी वजह से होता है? अदर फैक्टर्स. मूवमेंट की क्या 2 पार्ट्स हैं? अपवर्ड स्लो, अपवर्ड या डाउनवर्ड, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. और शिफ्ट के क्या पार्ट्स हैं? इंक्रीज एंड डिक्रीज. परफेक्ट. फिर आपका सेकेंड चैप्टर जो मैंने स्टार्ट किया था वो इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी को डिफाइन किया था हमने, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ चेंज इन एनी डिटरमिनेंट, जिसका 3 पार्ट्स हुआ था. प्राइस, जिसमें हमने मेजरली, अगर हाँ या ना में जवाब दीजिए, प्राइस पे ही फोकस किया, जिसके 5 मैग्नीट्यूड्स थे. समृद्धि बताइए 5 मैग्नीट्यूड. ईडी इक्वल टू 0, परफेक्टली इन इलास्टिक, relatively inelastic, less than 1, unitary elastic, relatively elastic and ED equal to infinity, perfectly elastic. इसको मापने के 3 मेथड्स थे काव्या. क्या क्या थे? परसेंटेज मेथड एक था, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एक था, और ज्योमेट्रिक मेथड एक था. याद है? ये दोनों आर्क इलास्टिसिटी थे और ये पॉइंट इलास्टिसिटी था. इसका फॉर्मूला याद है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या डायरेक्ट फॉर्मूला चेंज इन क्यू बाय ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी. टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन देखना था प्राइस के साथ. डायरेक्ट रिलेशन तो इन इलास्टिक, इनवर्स रिलेशन तो इलास्टिक, नो रिलेशन मतलब नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर तो यूनिटरी. इसका फॉर्मूला याद है? लोअर लाइन सेगमेंट बाय अपर लाइन सेगमेंट. एक कर्व में ही दिखा देते थे, स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1, 0. रिवीजन थोड़ा फास्ट होगा, नहीं पढ़ के आएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए पढ़ के आना है. अगली क्लास वेस्ट होगी नहीं तो. हर क्लास में जो पहले किए हैं वो पहले डिस्कस होगा. जैसे जैसे नंबर ऑफ चैप्टर्स कंप्लीट होगा, रिवीजन टाइम बढ़ता रहेगा. तो जब आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कर रहे हैं, पहले डिमांड होगा, फिर इलास्टिसिटी होगा, फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा. सो इट इज़ इम्पेरेटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट आप रिवीजन करते रहें, नहीं तो आप भूल जाएंगे. समझ रहे हैं बात को? इनकम इलास्टिसिटी में मैंने बोला था 3 पार्ट्स होते हैं. नॉर्मल गुड्स के लिए पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी,
इन्फीरियर गुड्स के लिए नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, और इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज के लिए जीरो इनकम इलास्टिसिटी। क्रॉस में भी 3 थे। सब्सटीट्यूट्स के लिए पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, ये शायद आप सैटरडे संडे के बैच में इसीलिए आप नहीं किए, पर जो बाकी बच्चे थे उन्होंने ये ख़त्म किया हो। बोले क्लियर है सर? देख के लग रहा है पढ़ाई नहीं हुआ है। थोड़ा सा 12 में आके आपका एफर्ट चेंज होना होगा। यू हैव टू गिव अ लिटिल मोर टाइम टू इकोनॉमिक्स इन क्लास 12, नहीं तो मुश्किल है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है सर। आज नया चैप्टर चालू करेंगे। ये आपके बुक का सेकंड चैप्टर है, ठीक है। तो पहला हमने डिमांड किया विच इज चैप्टर नंबर 2 एज पर योर बुक। फिर हमने चैप्टर नंबर 4 किया इलास्टिसिटी, और चैप्टर नंबर 3 जो बुक में है वो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये आपका सेकंड चैप्टर है, क्योंकि माइक्रो एंड मैक्रो वाला जो चैप्टर है वो आपके सिलेबस में नहीं है। सो फर्स्ट 3 में मतलब डिमांड इज कंसिडर्ड द फर्स्ट, consumer equilibrium the second, and elasticity of demand the third. Now because demand and elasticity were related, तो इसलिए डिमांड के बाद हम इलास्टिसिटी किए। नाउ वी आर कमिंग बैक टू द सेकेंड चैप्टर, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्लियर है मैम? पहले क्लियर कर लेते हैं कंज्यूमर का मतलब कौन है। रिद्धिमा, सपोज मम्मी आपके लिए मैगी खरीदती हैं, खाते आप हैं, कंज्यूमर कौन है? आप हैं। कस्टमर नहीं देखना है, कंज्यूमर देखना है। So who is the final consumer? That is what we are looking at. कंज्यूमर का मतलब सिर्फ खाना नहीं होता है। राइट नाउ यू आर कंज्यूमिंग द टेबल, यस और नो? खा तो नहीं रहे हैं, इसका मतलब आप यूज कर रहे हैं। सो अ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु इज यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। व्हाट इज एन इक्विलिब्रियम? दिस वर्ड इक्विलिब्रियम विल बी यूज्ड a lot of many number of times in class 12. The first time is in this chapter. The second time you will study something called a market equilibrium. The third time you will study, it will be a producer's equilibrium. Then you are going to study about national income equilibrium. Then you are going to study about balance of payment equilibrium. बहुत बार ये शब्द यूज होगा, तो इसको क्लियर कर देना होता क्या है। इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज अ फेवरेबल स्टेट ऑफ रेस्ट, एक ऐसा स्थिति, एक ऐसी जगह जहाँ पर आदमी रुकना चाहेगा, है ना, इक्विलिब्रियम, है ना। जैसे काव्या भी स्पिरिचुअल कोर्स करके आई हैं। सो इफ़ यू अचीव मोक्ष, मोक्ष समझते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिसको बोलते हैं, दैट इज द इक्विलिब्रियम फॉर अ ह्यूमन बीइंग, कि एक ऐसा जगह जहाँ पर ना गम है ना खुशी है। तो एक कंज्यूमर के लिए इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? ना उसको ज़्यादा खरीदना है ना उसको कम खरीदना है, ये एग्जैक्ट क्वांटिटी सीखना है आपको, थ्योरेटिकली एटलीस्ट, दैट व्हाट अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज इज आइडियल फॉर अ कंज्यूमर, है ना। फॉर एग्जाम्पल सर, आर यू फॉन्ड ऑफ ईटिंग आउट, खाना पीने का? वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्लेसेस टू ऑर्डर इज इन अ चाइनीज रेस्टोरेंट। अगर आप चाइनीज़ के शौक रखते हैं, सो चाव मंगाना चाहिए ज़्यादा कि राइस मंगाना चाहिए? देयर इज ऑलवेज दिस डिलेमा। सर्टन फैमिलीज हैव मोर राइस ईटर्स, लेस चाव ईटर्स, सर्टन हैव मोर etc. So finding that level of consumption for a consumer where he is ideally the most satiated, मतलब satisfied, एक ऐसा लेवल जहाँ पर आप ये कभी ना बोले यार ये ज़्यादा मंगा लिए थे, वी ओवर ऑर्डर्ड। कभी ना कभी तो बोले ही होंगे आप, यार ये वाला लास्ट वाला नहीं खाना चाहिए था, ज़्यादा हो गया। या कभी ना कभी आपने लिटिल प्लेजर से मंगाया और आपको लगा यार ये कम से कम 4 मंगाना चाहिए था, ये वाला क्वांटिटी कम पड़ गया। सो आइदर यू ओवर ऑर्डर और यू अंडर ऑर्डर। दिस चैप्टर विल टेल यू दैट व्हाट शुड बी द आइडियल कंजम्पशन। सो उरेशा, पता है ये मैं एज ए टीचर अपने में बहुत ट्राई करता हूँ थिंग्स टू रिलेट। तो आई पर्सनली बिलीव, हाँ ये मैं ऐसा बोस्ट के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम अ गुड टीचर, आई एम नॉट अ बैड टीचर, आई एम नॉट एन एक्सीलेंट फिनोमिनल टीचर, बट आई एम अ गुड टीचर. But I have noticed that some of the students continue my classes up to October, November. Some of the students leave my classes in January and some of them go up till March. तो समृद्धि, मैं ना एज ए टीचर समझने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा क्या है कि रिद्धिमा अक्टूबर तक ही कंटिन्यू की, कृतिका बोली नहीं मैं मार्च तक पढ़ूंगी, ऐसा क्या है डिफरेंस? पढ़ाता तो हम दोनों को सेम है। क्या डिफरेंस होता है कि
कि कोई कस्टमर या कोई कंज्यूमर ज़्यादा कंज्यूम करता है, या लव आदित्य बोले नहीं भैया हम तो आपका ट्यूशन अगला महीना छोड़ दें. What is that guiding force? So what I understood is it is about not that I am a bad or a good teacher, it is about utility. So for a person like Riddhima, maybe she is thinking that यार मेरा सिलेबस हो गया है, अब मेरे को घर पे पढ़ना है, मेरे को मॉक टेस्ट वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को डाउट्स नहीं है, तो वो अक्टूबर तक ही आएगी. लेकिन ऑन द अदर हैंड समृद्धि सेइंग नहीं मेरे को मॉक टेस्ट देना है, मेरे को लास्ट मोमेंट डाउट हुआ कौन सॉल्व करेगा, तो मेरे को मार्च तक जाना है. So trying to understand that is whoever finds utility will continue. If somebody is not finding utility, it could be a very amazing product, but it does not give you utility. है ना? For example, आप एक बहुत solid, are you fond of मतलब home improvement things? तो जैसे ना एक मेरा favorite tool है, मेरे को बहुत मन मतलब दूसरा वे मत लीजिएगा, मेरे को ना वो मैकेनिक लोग का काम बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. तो मेरे घर में जितना ड्रिलिंग, मेरे घर में जितना भी पोस्टर वोस्टर ये सब मैं खुद लगाया हूँ. आई हैव नॉट गॉन, इसमें देखिए टेढ़ा भी है, पर आई हैव डन एवरी सिंगल ड्रिल दैट यू सी हियर ऑफ अ पोस्टर हैज बीन डन बाय मी. फॉर अ पर्सन लाइक लव आदित्य दैट ड्रिल वुड बी यूजलेस. उसको नहीं शौक है, उसको आता ही नहीं है ड्रिल करना. दीवार में ड्रिल करना आसान काम नहीं है सर. आपको वो यूटिलिटी नहीं दे रहा है, मेरे को दे रहा है. आप कितना दिन यूज करते हैं उसको सर? दैट्स अ स्कूल बैग और योर ट्यूशन बैग, कॉमन है. आई थिंक बहुत अच्छा फायदा मिलता है आपको इससे. स्कूल लेके जाते हैं, ट्यूशन लेके जाते हैं, कभी जिम ले जा सकते हैं, बट मेरे जैसे इंसान के लिए कोई वैल्यू नहीं है उसका. डज दैट मीन दैट बैग इज बैड? इट्स मीन दैट सिंपली इट डजंट गिव मी यूटिलिटी. So as a consumer, what is the driving force for me to whether decide कि भैया का ट्यूशन कब तक पढ़ना है? मतलब ये चैप्टर का क्रक्स क्या मालूम है? शायद आप एक बेटर कंज्यूमर बन पाए इस क्लास के बाद या इस चैप्टर के बाद. That at what level समृद्धि you should leave my tuition? That is a debate. That is what we have to understand. मतलब मैं आप जो बोलिए आप सुन नहीं पाए होंगे कि जहां मेरा मैक्सिमम यूटिलिटी हो. अब इस पे आपको बातें करनी है. सो आई होप यू अग्री एटलीस्ट विथ समृद्धि दैट फोकस यूटिलिटी पे. सो है क्या यूटिलिटी अगर आपसे पूछा जाए? आपके हिसाब से व्हाट इज यूटिलिटी मैम? यूज. सो टेल मी वन थिंग, इज करेला, नीम का पत्ता वेरी यूजफुल और नॉट? नॉट. छत से फेंक देंगे हम आपको. डू यू गेट यूटिलिटी बाय ईटिंग इट? द आंसर इज नो. अनलेस यू आर मैड एंड यू लाइक टू ईट करेला. आई डोंट. हाँ, कुछ बच्चा लोग को पसंद है, आई हेट इट. वही बात है, यूजफुल इज नॉट इक्वल टू यूटिलिटी. मान लीजिए हाँ समृद्धि ऐसा नहीं है, पर समृद्धि रोज गुटखा खाती है. शी इज एडिक्टेड टू गुटखा, एडिक्ट है. नहीं आता ना गुटखा उनके जब जबान पे तो पगला जाती है, वो मतलब बौखला जाती है. यूजफुल प्रोडक्ट है. आई होप आप ये बिलीव करते हैं कि यूजफुल नहीं है. या रिद्धिमा जो है वो एक मतलब मान लीजिए अल्कोहलिक है. नहीं है, रिद्धिमा एकदम भी नहीं है, पर वो देवदास की तरह पूरा टाइम बोतल लेके झूमती रहती है. True, false, sir? It's a harmful product. She may even die of cirrhosis of liver if she is addicted to it. But true, false, does it not give her utility? The answer is yes. Utility is defined as the want satisfying power of a commodity. Utility has no moral or legal connotations. कि अच्छा ये ना खराब चीज है. एक डायबिटिक के लिए एक पेस्ट्री खाना मौत के बराबर हो सकता है, पर मजा आएगा कि नहीं उसको, है ना? आप मेरी मम्मी से मिलिए और बात करिए उनसे. 300 350 का शुगर जाता है, लेकिन मिष्टी दही रख दीजिए, एक हांडी खा लेंगी. समझ रहे? यूटिलिटी मिलता है कि नहीं? हाँ. यूजफुल है? बिल्कुल भी नहीं.
यूजफुलनेस इज अ सेपरेट एस्पेक्ट विच वी आर नॉट लुकिंग एट, वी आर लुकिंग एट यूटिलिटी सर, है ना। कृतिका एक चरस की एडिक्टेड पर्सन है, इतना तो आप मानते हैं कि चरस खराब चीज है, पर एक एडिक्ट के लिए इमेंस सेटिस्फैक्शन है। सो बात क्या है, मैं क्यों पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं, क्योंकि व्हाट शी सेड इज द कॉमन मिसकंसेप्शन। काम का चीज इज यूटिलिटी, नो, एनीथिंग दैट हैज द कैपेबिलिटी ऑफ सेटिस्फैक्शन इज यूटिलिटी। So the definition of utility is the want satisfying power of a commodity. So that bag may be absolutely useless, but it might be providing him immense utility. That bag would be a very useful thing, but it does not give me any utility. मेरे काम का ही नहीं। आप समझ रहे हैं? Utility is the want satisfying power of a commodity. अब हुआ क्या कृतिका, इसको लेकर दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स? मतलब दो विचार हैं इसको लेकर। जैसे कैसा एग्जांपल दें हम आपको, कॉमर्स में एक चैप्टर आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नाम अभी स्टार्ट नहीं हुआ होगा, तो होगा। तो मैनेजमेंट के दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक लोग मैनेजमेंट को साइंस बोलते हैं, मतलब समझते हैं साइंस इज समथिंग दैट हैज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि आप ऐसा करोगे ना आपको ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा। जैसे अ लॉट ऑफ पीपल, ट्रू फॉल्स, काव्या, कंसिडर बिजनेस टू बी अ साइंस, दैट देयर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड, देयर शुड बी नॉट टू डिसीजन मेकर्स, शुड बी वन डिसीजन मेकर, देयर आर रूल्स टू इट। हाउएवर, ट्रू फॉल्स, business or management is also an art. Anybody who's not studied these rules can be a phenomenal businessman because एक कला है। कुकिंग, हैव यू हर्ड मास्टर शेफ? देखे इंडिया वाला जो चल रहा था। सो रणबीर ब्रार इज दिस वेरी लर्नेड पर्सन who knows what things goes where, what everything what goes where. So it's a science, right? कि आप ना अपना खाना कड़वा से शुरू करें तो डाइजेस्टिव फ्लूइड्स आते हैं, सो देयर इज अ बाइट टू इट, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। ज्ञान है बहुत। कोई आदमी जैसे मेरी मम्मी जो ये सब कभी नहीं पढ़ाई की है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुक है, मेरे को लगता है मास्टर शेफ से भी बड़ी कुक है। वाई? बिकॉज इट इज बोथ एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। सो मैनेजमेंट ऑल्सो, आई एम श्योर अग्री करेंगे कि आप लोग MBA करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन अगर आप कभी कोई चाय वाले की दुकान देखें या बड़ा बाजार में कोई छोटा बिजनेस देखें, वहाँ पे आप जितना मैनेजमेंट सीखेंगे शायद आप बुक्स में भी ना सीख पाए। उसमें कुछ किसी ने सिखाया है उसको, ये सब अपने से आया। सो सिमिलरली यूटिलिटी को लेके दो थॉट्स हैं, दोनों अपने में जस्टिफाइड है। एक स्कूल ऑफ थॉट्स बोलता है जिसका नाम है कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी, और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है ऑर्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी। क्या फर्क है भैया इन दोनों में? शिवांश, ये लोग जो है ना बोलते हैं कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है एक मॉनेटरी वैल्यू में। फॉर एग्जाम्पल, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा समृद्धि, पर सोच के जवाब दीजिए। लगभग 1 महीना हो गया ना आपको मेरे पास, आपको यहां मेरे पास पढ़ के एक अमाउंट असर्टन करना है कि आपको मेरे से पढ़ के 1 महीने का कितना सेटिस्फैक्शन मिला रूपी टर्म्स में। बहुत डिफिकल्ट चीज़ है ये, क्योंकि देखिए कोई थर्मामीटर की तरह तो है नहीं कि मुंह में डाला अच्छा मजा इज इक्वल टू 5000। इट इज अ टोटल एक्सपीरियंस कॉन्सेप्ट, राइट? सो इट इज डिफिकल्ट बट इट इज पॉसिबल। कोई भी एक नंबर आपके मन में आ रहा हो, 20,000 का मजा आया उसको मेरा क्लास अटेंड करके, मे बी दैट इज ट्रू, मे बी दैट इज फॉल्स, दैट इज हर ओपिनियन। लव आदित्य को लगा कि फालतू पढ़ाता है, 2 रुपये का मजा भी नहीं आया। पॉसिबल है हाँ या ना? Again, is it something to do with how good or bad I teach or utility to be derived from you? है ना, किसी इंसान को यूटिलिटी मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। दैट इज टोटली अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सो अगर आप ये नहीं समझ पा रहे, आदर्श आपके घर में कभी ऐसा बात वर्ड यूज किया गया है क्या कि कोई बहुत अच्छा बात बोला हो तो बोला क्या 1 करोड़ का बात किया है ना? यह बहुत गंदा वे है बोलने का, पर लोग बोलते हैं ऐसे कि ऐसा 2 कौड़ी का आदमी है। अब आदमी 2 कौड़ी का तो नहीं होता है, पर व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? यू आर अटैचिंग अ अमाउंट, अ वैल्यू, अ नंबर, अ कार्डिनल नंबर। सो पीपल हु बिलीव दिस थॉट
आर फ्रॉम द स्कूल ऑफ थॉट ऑफ कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी। ये जो कॉन्सेप्ट है ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी है, थोड़ा बैकडेटेड आउटडेटेड है, क्योंकि ऑनेस्टली आप हाँ या ना में जवाब दीजिए, सच नहीं है यार, कैसे मापोगे। कृतिका सुबह से कुछ खाए हैं? क्या खाएं? लास्ट क्या मील था? मील सैंडविच खाए थे। कितना का मजा मिला? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना? बट अगर यू नो पुश कम्स टू शव, यू कैन कैलकुलेट बाय हैविंग अ आइडिया कि अच्छा हमको ना इतना रुपए का मजा आया। That amount that you are ascertaining, sir, is called the cardinal approach to utility. On the other hand, the modern approach does not believe in what they are saying. बोला ये नहीं बोला जा सकता है कि भैया क्लास में बैठ के हमको 2000 या 20,000 का मजा आ रहा है। ये बोला जा सकता है कि भैया क्लास दूसरा क्लास से बेटर है कि नहीं, कि दूसरा टीचर भैया से बेटर है कि नहीं। There is a comparison that is possible, that this cup of coffee is better than the previous cup of coffee. ये बोलना थोड़ा वियर्ड हो जाएगा कि ये कॉफ़ी से हमको 500 रुपये का मज़ा आ रहा है, वो कॉफ़ी से हमको 300 रुपये का मज़ा आया। बट अगर आप कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी। और अगर कंपैरेटिव है तो दैट इज़ नोन एज ऑर्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी। अब सुबह के बैच में एक बच्चे ने बहुत इंपॉर्टेंट और पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा कि भैया आपका बात सुन के लग रहा है कि आप इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ट्रू, I don't actually like this concept because tangible नहीं है ना। तो मैंने अपने आप को कैसे कन्विंस किया, एयर tangible है, एग्जिस्टेंट तो है ही। भगवान का एग्जिस्टेंस प्रूफ कर पाएंगे क्या मैम? नहीं है, वो प्रूफ कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं मानना ही पड़ेगा। सो कार्डिनल अप्रोच इज लाइक दैट, इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव but it exists. Agreed? Ordinal on the other hand provable है, this is better than this. ये क्यों पढ़ रहे हैं फिर अगर इतना ही घटिया है? So one of the people who gave this is a very big person, और इसका नाम आपने क्लास 11 में भी पढ़ा था, डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल, जिन्होंने अगर आपको याद हो वेलफेयर डेफिनेशन दिया था। एडम स्मिथ ने वेल्थ डेफिनेशन दिया था, फिर आया वेलफेयर डेफिनेशन, फिर आया स्केसिटी, फिर आया ग्रोथ। तो जो वेलफेयर डेफिनेशन के जिन्होंने डेफिनेशन दिया था उन्हीं का ये कॉन्सेप्ट है कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी। और इस कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी से एक इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स निकलता है जो आप पढ़ के आए, थोड़ा सा आज डिटेल में पढ़ेंगे, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ DMU। तो लॉ ऑफ DMU याद है रिद्धिमा? अगर कोई कमोडिटी को आप एक एक करके कंज्यूम करते जाएंगे, additional satisfaction will diminish। अब जैसे ही additional satisfaction आ गया, नंबर इन्वॉल्व हो गया। सो लॉ ऑफ DMU आज खड़ा किसके ऊपर है? कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी के ऊपर है। सो इसीलिए पढ़ना तो बनता है। लॉ ऑफ DMU होता ही नहीं अगर कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी नहीं होता। तो कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी के लिए एक शेर है मेरे पास, हम स्टोरी में भी शेयर किए थे अपना, सुने हैं क्या? देखे थे इंस्टाग्राम पे लिख डाले थे हम, हसरत हसरत ही रह रहे तो ठीक है, चांद मिल जाए तो चांद कहाँ रहता है। फॉर एग्जाम्पल सर, आप कोई ऐसा टीवी शो बताइए जो आपको बहुत पसंद है, देखते हैं? फ्रेंड्स, ऑफिस, क्या देखते हैं? ऐसा कुछ नहीं देखते हैं यार, बहुत अच्छा लड़का है तुम तो यार। समय जाता कहाँ है आपका? फिर घर पे क्या करते हैं? यार ऐसा बेटा मिल जाता है हमको भी, हम तो प्रे करेंगे कि मेरा भी एक तो बेटा आपका जैसा। बोला मम्मी के पापा का काम कर देते हैं, भाई बहन का काम कर देते हैं, हो जाता है, जीवन बीत जाता है। ऐसे तो सही है यार। फ़ोन पे क्या करते हैं वही तो पूछ रहे हैं। इंस्टाग्राम बस, और कुछ नहीं। टीवी शो में कुछ नहीं, स्पोर्ट्स वगैरह कुछ नहीं। कौन सा स्पोर्ट? रोइंग करते हैं। कौन से पोजीशन पे हैं? अभी स्टार्ट किए हैं? नहीं, मतलब कहाँ पे बैठते हैं? बाव हैं? नहीं नहीं, जो रोइंग होता है ना 4 लोग लगते हैं, तो जो 1 और 4 होता है ना वो बैलेंस के लिए होता है। और जब स्टार्ट नहीं किया,
मैम आप कुछ देखते हैं टीवी शो वगैरह? यार कैसा तुम लोग हैं। आप देखते हैं सोहम? खाली फुटबॉल देखते हैं। मैम आप कुछ देखती हैं? कौन सा टीवी शो? लाइक योर फेवरेट टीवी शो? सो टेल मी द फर्स्ट टाइम यू फिनिश द सीरीज and then you must have rewatched it again. Generally we watch these things 2 or 3 times. Which was the best time that you think was it when you watched it? The first time. It's always that, है ना? So the law of DMU is exactly like that. So law of DMU क्या बोलता है कि अगर आप कोई commodity को continuously consume करते रहते हैं, जो additional satisfaction होता है ना उससे, वो गिरता जाता है। तो जैसे अगर आप फुटबॉल देखते हैं and you're watching a favorite match, रोनाल्डो सपोर्टर है आप, तो कोई मैच याद करिए जहाँ पर रोनाल्डो 7-0 हराया हो किसी को, है ना? अभी रिसेंटली हुआ, वो आप 4 बार देख रहे हैं। मैक्सिमम मज़ा कब आया था? जब पहली बार देखे थे। क्या दूसरा बार में मज़ा नहीं आया? पर पहले से कम आया। क्या तीसरा बार में मज़ा नहीं आया? पहले से कम आया। तो सेटिस्फैक्शन एडिशनली कीप्स ऑन फॉलिंग। So to help you out, let us first write this law. एक बार लॉ लिखते हैं, उसके बाद इस पे बात करते हैं। लिखिए, हेडिंग दीजिएगा लॉ ऑफ DMU। द लॉ ऑफ DMU स्टेट्स, ऑनलाइन में कौन कौन है? आदर्श और आर्यमन? नहीं, दूसरा आदर्श रे। The law of DMU states that if we increase our consumption 1 by 1, the additional satisfaction derived from it. If we increase our consumption 1 by 1, the law of DMU states that if we increase our consumption 1 by 1, the additional satisfaction derived from it keeps on falling. Keeps on falling. इस पे पहले बात करते हैं, थोड़ा सा आपको इसके साथ बिलीव करवाते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है। आदर्श कोई स्पोर्ट खेलते हैं? कौन सा सर? फुटबॉल खेलते हैं। इमेजिन करिए आप लोग कोई स्पोर्ट खेलते हैं एंड इट्स अ वेरी हॉट डे, पूरा दिन पूरा मैच टूर्नामेंट टाइप का खेल के आए एंड यू आर स्वेटिंग लाइक एनीथिंग, और आप घर में घुसते हैं और मम्मी ने मस्त आपके लिए एक ठंडा लेमनेड का एक जार बना के रखा है एंड मतलब इमेजिन करिए, मतलब आप मतलब होता है ना जन्मों जन्मों के प्यासे हैं और मम्मी आपके सामने वो ग्लास रखती है, तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन बताइए कहाँ से आएगा? पहला ग्लास से। ट्राई टू पुट अ नंबर टू इट, इट्स डिफिकल्ट, आई एम जस्ट सेइंग दैट ट्राई टू पुट अ नंबर टू इट। काव्या, हाउ मच डू यू थिंक वुड बी द सेटिस्फैक्शन ऑफ द फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर? एनी नंबर वुड डू। 100 रुपीज़ का सेटिस्फैक्शन। सो अंडरस्टैंड दिस, in totality what is the satisfaction? 100. From the first class what is it? 100. But Kavya goes and says, I'll have another glass. It will not be as much as 100 but lower, 80. So दोनों का difference बताइए. What is the satisfaction from the second glass? Second glass, 80. What is the satisfaction from 2 glasses? देखिए नहीं, पहला ग्लास से कितना था और टोटल में 100, दूसरा ग्लास से कितना था 80, 2 ग्लास से कितना था 180। भैया ये आप हमको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है कि यूटिलिटी डिमिनिशेस। समबडी वाज सेइंग दैट, नो, द लॉ इज नॉट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी. The law is about law of diminishing marginal utility. Marginal मतलब additional utility. So be very careful when you're stating the law. अगर utility गिर रहा होता तो शायद काव्या next glass नहीं मांगती. There is utility, but it's just not as much as before. तो काव्या को और प्यास लगा हुआ, बोली भैया मम्मी मैं 1 ग्लास और पीऊंगी. What do you think? 80 से ज़्यादा कम की कम 60 कर लो.
फिर पूछ रहा हूं, तीसरा ग्लास से कितना सेटिस्फैक्शन? 60। 3 ग्लास से कितना? 240। अब धीरे धीरे द थर्स्ट इज बीइंग क्वेंच्ड, मन भर रहा है धीरे धीरे, पर मतलब 1 ग्लास और मिलेगा क्या? 40। अच्छा, बच्चा बोलता है भैया इज इट नेसेसरी दैट द फॉल is always equal? The answer is no. But ISC Council suggests, and it's a suggestion not a compulsion, that try to make the fall with equal amounts. Necessary नहीं है, पर अगर आप करें तो हमारा प्रेफरेंस है। तो फाइनली लास्ट ग्लास उसका मन करता है पीने का, तो यहाँ पे 300 हो जाता है, बस ही इज डन, हो गया मेरा पेट मम्मी भर गया और हमसे नहीं पिया जाएगा। पर क्या है ना, काव्या को एक फ़ोन आ जाता है कि देखो तुमको मेरी कसम है 1 ग्लास और पीना पड़ेगा। अब कसम नहीं टाल सकती बेचारी, बहुत अच्छे मित्र हैं उनके, हम कोई नाम नहीं ले रहे हैं, तो अब कसम तोड़ सकते हैं आप? बताइए, अगर आपको कोई ऐसे मैसेज करता है, जानू तुमको कसम है मेरी, तुम क्या करती समृद्धि? सच बताओ। पी लेते, कसम दे दिए हैं भाई। पर अग्री करिए, काव्या को 0 यूटिलिटी आया। अब बच्चा बोलता है भैया ये कहाँ लॉ ऑफ डीएमयू हुआ? क्यों? 20 से 0 भी तो फॉल है। अब हुआ क्या, पापा भी आ गए। पापा बोले बेटी तुम लेमनेड नहीं पी है, तुमको मेरी कसम है। अब पापा का कसम कैसे टाले? किसी और का नहीं टाले थे, तो बेचारी पी तो ली, पर उल्टी हो गया, नेगेटिव यूटिलिटी में चला गया, तबीयत खराब हो गया पीने से। हमको लगता है लॉ ऑफ डीएमयू ना हमारे बड़े बुजुर्ग पहले ही समझ चुके थे, जब ये सब पढ़ाई नहीं था ना तब भी लोग समझ गए थे। एक कहावत है, आपके घर में भी होता होगा, टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। लॉ ऑफ डीएमयू रिटन ऑल ओवर इट, कि अगर आप कोई कमोडिटी को कंटिन्यूसली कंज्यूम करते रहें, आप पक जाएंगे उससे, और पक जाएंगे छोड़िए उससे नेगेटिव सेटिस्फैक्शन आने लगेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो आप लोग ये बिलीव करते हैं कि नहीं, इट्स अ वेरी बिग डील फॉर पीपल हु आर वेजिटेरियंस एंड ईट नॉन वेज। मतलब आप समझ रहे हैं, वेजिटेरियंस हु ईट नॉन वेज का कैटेगरी कौन है? जो घर पे अलाउड नहीं है पर नॉन वेज खाते हैं। व्हेन आई टेल देम कि मेरे घर रोज नॉन वेज बनता है, सो इट्स अ वेरी बिग डील फॉर देम। पर मेरे लिए लिटरली घर की मुर्गी दाल बराबर है। घर में जो मुर्गी बन रहा है ना, मेरे लिए वो दाल चावल है, क्योंकि हमको रोज मिलता है। लेकिन हम आपको बस एक 10 दिन पहले का कहानी बताते हैं। नवरात्रों में हम 7 दिन फास्टिंग करते हैं। 7 डेज में आई ईट ओनली फल। तो 8वां दिन जब हमको मिला ना, तो मतलब कलकत्ता का सारा मुर्गी का शामत आ गया था। हाँ, मतलब आप बिलीव नहीं करिए, ब्रेकफास्ट में बिरयानी खाए हम, ब्रेकफास्ट में। उसके बाद हम आराम से मतलब 2 to 3 रोल खाए हैं लंच में। उसके बाद हम लोग जाके पीटर कैट में स्टेक खा के आए। क्या अच्छा भाई, नॉनवेज मिला इतना दिन बाद। वही नॉनवेज से जिससे उप गए थे, पर जैसे ही वो कंजम्पशन में ब्रेक आया, यूटिलिटी फिर वापस आने लगा। अभी आप हमको अगर अभी बोलेंगे ना भैया आज आप खाएंगे, बोले हम नहीं, हमको इतना खा लिए 3 दिन में हम, कि हम अब अगर अभी हमको कोई नॉनवेज ऑफर भी करेगा हम नहीं खाएंगे। बोर हो गए हैं, पक गए हैं, उब गए हैं। सो लॉ ऑफ डीएमयू इज समथिंग दैट इज हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ बोलिए ना जिसको आप मम्मी मतलब रोज दे रही हैं आपको, दाल चावल हो गया, सैंडविच जैसा अगर हो गया, लेकिन आप रोटी दूध, लेकिन मान लीजिए अगर आप पसंद करते हैं, इफ़ यू लाइक इट। जैसे जब मैं व्हेन आई हैड गॉन टू माय हनीमून, आई हैड गॉन टू